Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I am Nida, your educator. और हमने स्टार्ट कर दिया तो लेसन नंबर 3 आपका जिसमें एक आपका वैल्यू एडेड मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट टर्न है आपका इनकम मेथड जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर ऑल थ्री मेथड्स यानी कि आपका वैल्यू एडेड मेथड हो या इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, आंसर आपका सेम आएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, बेसिकली जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कहीं से भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जितने भी सेक्टर्स हैं आपके ना, तो उसमें से जो भी आप इनकम स्पेशली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आप जनरेट कर रहे हो उन सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और फिर जब डोमेस्टिक इनकम हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसमें हम NFIA ऐड करते हैं एंड देन वी कम टू द पॉइंट दैट इज नेशनल इनकम। हमारा आंसर आ जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी व्हाट्स इन द बुक। Income method measures national income from the perspective of factor incomes, right? Factors of production. Under this method, income received by all the residents of a country for their productive services during a year are added up to obtain the national income. वही जो मैंने अभी आपको बताया था, वही एक सिंपल आपको लैंग्वेज में यहाँ पे समझा दिया गया। According to this method, all the incomes that accrue to the factors of production by way of wages, profits, rent, interest, etc. are assumed up to obtain the national income. ठीक है, तो जो हम लास्ट में निकालते हैं यानी कि सब जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ओके, तो उसको क्या करते हैं हम, उसका टोटल को बोलते हैं NDP एट FC। FC क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द इनकम जनरेटेड बाय द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो इसलिए हम इसको कहते हैं NDP एट FC, राइट? और पहले वाले में क्या था, GDP एट MP निकालते हैं, उसके बाद हम जाते हैं उस पे ग्रॉस डोमेस्टिक पे। वो ग्रॉस डोमेस्टिक निकालते हैं, GDP एट MP, और फिर हमें मिलता है NDP एट FC, राइट? ना, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। तो अलग अलग नाम से इसको जानते हैं हम, तो इसको याद रखिएगा। ओके, एग्जाम्स में कभी इस तरह भी पूछ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं? द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, जितना भी टोटल है आपका फैक्टर्स इनकम जो मिला है उसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जो आ रहा है, ठीक है, इज नोन एज द डोमेस्टिक इनकम, दैट इज NDP एट FC। हम इसे निकालेंगे। ओके, जितना भी सम है आपका, टोटल है आपका फैक्टर इनकम जो उनको मिला विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तो उसको हम कहते हैं NDP एट FC। सिस्टम of national accounts, that is SNA 1993 joint publication of United Nations and World Bank has elaborated the following components of income method। अब इसमें क्या क्या चीजें elaborate हो गई हैं? Let's see components of compensation of employees, that is short में हम कहते हैं इसको COE। okay, compensation of employees क्या होता है? It refers to the sum total of remuneration paid to the employees by employers for rendering productive services। यानी कि जो सिंपल हमें सैलरीज मिलती हैं, रेंट, वेजेस मिलते हैं, ये सब क्या होता है? एक हमें वहां पे हम अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी में, इंडस्ट्री में, तो उसके बिहाफ पे जो हमें मिलता है, ओके, तो उसको हम कहते हैं COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, यानी कि कैश में मिले या काइंड में मिले। काइंड में कैसे मिलेगा वो भी अभी हम एग्जांपल्स में देख लेंगे यहाँ पे, कि फैसिलिटीज जो हमको मिलती हैं, एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो हमको मिलता है, दैट इज कि आपको फंड्स, प्रोविडेंट फंड मिलता है या वेलफेयर फंड मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको COE दे रखा होता है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एग्जैक्टली दे रखा होगा फिगर। और कभी कभी होता है वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश भी दिया है, वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड भी दिया है, और आपको कहीं भी छोटा सा ये भी लिखा हुआ मिलेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हम जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, इसको अभी हम और आगे अच्छे से देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, उसमें हम कैसे ऐड करेंगे। ये हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब हम उसमें देखेंगे, राइट? इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट्स एंड बेनिफिट्स विच द एम्प्लॉयज रिसीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ओके, तो जो भी हम वर्क करते हैं किसी भी इंडस्ट्री या आपकी प्रोडक्शन यूनिट में, और उसके बदले में सर्विसेज के हमें जो भी चीजें मिलती हैं, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, चाहे वो सिक्योरिटी के तौर पे हो, तो वो सब हम COE में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स:
अब इसको सिंपली रीड कर लेते हैं, आपको मैंने मीनिंग बता दिया। वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश, इट इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंसेस, कमीशंस एक्सेट्रा। किसी भी नाम से ये आपको इस तरह क्वेश्चन में दे सकते हैं। एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस incurred by the employees will be excluded from COE, as such expenses are part of intermediate consumption of business enterprise. Then wages and salaries in kind includes all non-monetary benefits like rent, free home, free car, free medical and educational facilities, etc. An imputed value of these benefits should be included in the national income. However, it does not include any facility which is necessary for work and in which employees do not have any discretion. For example, uniforms to be worn during work only or vehicle to be used for work only. Such payments are intermediate consumption of business enterprise. Okay, तो अगर इस तरह के वर्क होंगे तो वो हम इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानेंगे बिजनेस एंटरप्राइज का, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सा बस याद रखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड देते नहीं है, राइट। द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, it includes contributions made by employer for the social security of employees. For example, contribution to provident fund, gratuity, okay, labor welfare funds, etc. ये सब आपको नाम से इस तरह दिए जाएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि employers contribution to social security schemes हैं ये, right? The aim of such contribution is to ensure safety and security of life of the employees. And the contribution by the third party says an insurance company to an employee is not the part of COE, as the insurance company is not the employer of injured worker. Any contribution by employees is also not included, as such payments are made by the employees from COE only. Okay, so in short हम बस इतना समझेंगे, compensation of employees अगर given है question में तो हम उसको add कर लेंगे to get the that is the estimation of national income. Okay. उसमें मेन अगर सीओई नहीं गिवन है तो आपको कहीं ना कहीं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, या आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मेन हमको याद रखनी है। ना सेकंड इसका पॉइंट क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी अगर गिवन है तो वो भी हम ऐड करते हैं, ओके। क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर इनकम्स में जितनी भी चीजें आती हैं जो अर्न करते हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री वही ऐड होता है, ओके। सो रेंट इज अ फैक्टर इनकम अर्न बाय द ओनर्स फॉर लेंडिंग द सर्विसेज सच एज लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। देखो रेंट अगर हम किसी भी कोई भी मतलब जो रेंट देते हैं, अपने जमीन लेते हैं या हम किराए का मकान लेते हैं या जो भी देते हैं, रेंटल इनकम वही आता है आपका, ठीक है। या तो एक्चुअल रेंट आएगा या आपका इंप्यूटेड रेंट, यानी कि एक्चुअली जो आप पे कर रहे हो रेंट, या तो वो हम ले लेंगे रेंट ऑफ लेट आउट लैंड, या इंप्यूटेड रेंट यानी कि आपके पास है वो जमीन पे, आप जिस घर पे आप रह रहे हो लेकिन उसका एक आप देखते हैं ना कि कैसा कितना उसका ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपका जो है रेंट निकलता है, तो वो भी आपको इसमें ऐड कर देते हैं रेंट में। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज आल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस। जितनी मार्केट रेंटल वैल्यू उस टाइम वहां पर चल रही होगी हम उसको इंक्लूड करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी अपना प्रॉपर्टी लेंड कर दिया, उसको राइट दे दिया दूसरे को कि हाँ भाई आप इसको यूज कर लो और उसके बदले में आपको रेंट मिल रहा है, ओके। सो रॉयल्टी इज द इनकम अर्न बाय अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर लेंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स आप दे रहे हो कि आप भाई हाँ ये लैंड है या आप ये यूज कर सकते हो। एंड राइट्स ऑफ सबसॉइल assets, okay, assets के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल, आयरन और natural gas etc. can earn income by giving mining rights to the contractors, okay। तो आप इसको भी ऐड करेंगे जब आप जो है एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, राइट। Then interest refers to amount received for lending funds to a production unit. It includes both actual interest as well as imputed interest of funds provided by the entrepreneur. Interest income includes interest on loans taken for productive services only. जितने भी productive services के लिए ही हो रहे हैं वही हम interest add करेंगे। For example, interest paid by a firm, private government, private or government to household, or interest paid by bank to the individuals will be included in the interest income, as it contributes to the production of goods and services. However, interest paid by household is not included as the loan is taken to meet consumption expenditure. जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा है वही हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और जो आपका खुद के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए हो रहा है उसको हम नहीं यूज करेंगे, राइट। इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड्स interest paid by the government on public debt and interest paid by consumers. As such, interest is paid on loan taken for consumption purpose. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। interest paid by one firm to another firm ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट प्रॉफिट, ओके। तो अब जो प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली जो भी आपने सर्विसेज
मैनेजर है या जो भी आपका वहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, तो उसने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी उसके बिहाफ पे उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। ओके, आफ्टर गिविंग या कैन लेफ्ट पार्ट, ओके, रेजिडुअल इनकम जो कि लेफ्ट हो जाती है आफ्टर क्लेइंग ऑल द यू कैन से द इनकम और पेइंग टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। जो पैसा बच जाता है सबको देने के बाद, तो वही तो एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट होता है, राइट? So profit is the reward to the entrepreneur for his contribution to the production of goods and services. It is the residual income, यानी कि जो बची हुई इनकम है, which an entrepreneur earns after paying all the other factors of production. Okay. The profit earned by enterprise is used for three purposes. जो प्रॉफिट हम यूज करते हैं वो किसमें, इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं? अगर प्रॉफिट दिया होगा तो इट्स वेल एंड गुड, क्वेश्चन में है। अगर नहीं दिया है तो ये तीन नाम अगर आप देखेंगे तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। इट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मैं इसको शॉर्ट में कहती हूँ CDR। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू CDR, राइट? तो कॉर्पोरेट टैक्स का, इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। ओके, तो अगर आपको ये कॉर्पोरेट टैक्स ना दिया हो, इसकी जगह पे प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी दिया है, तो उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स ही मानेंगे। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो ये कुछ ना कुछ दिया होता है। ओके, अगर कुछ भी नहीं गिवन है, मान ली प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तब तो किसी चीज को अज्यूम थोड़ी ना करेंगे, तो हम वहां पे जीरो लिख देंगे। ओके, dividend, it refers to that part of profit which is paid to the shareholders in the ratio of their shareholding। तो ये डिविडेंड क्या होता है? जो आपका रेजिडुअल इनकम आपका बचा एंटरप्रेन्योर के पास, अब वो क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो के, जो मानिए 1:4 है या 2:3 है किसी का, या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड मिलता है। जो पैसा उनको मिलता है उसे हम शेयर होल्डर्स को, वो हम कहते हैं डिविडेंड। इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसका अलग नाम है, ठीक है, दूसरा नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम है। रिटेन्ड अर्निंग, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसीज और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो पैसा हम इकट्ठा करके प्रॉफिट में से रखते हैं, ठीक है, एक रिजर्व टाइप के बनाते हैं, ताकि कोई भी इन केस कोई इमरजेंसी पड़ जाए या बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है, तो हम यहाँ से पैसा मिलता है हमें, दैट इज रिटेन अर्निंग। वो भी एंटरप्रेन्योर ही बनाता है, राइट? प्रॉफिट में से बचाता है पैसा। इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके ऑल्टरनेटिव नेम है, ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से देते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग, राइट? देन आपका ये आता है दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये जो हमने पढ़ा है अभी आपका, ओके, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ओके, इसी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रॉफिट। ओके, इसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी और आपका जो है ये प्रॉफिट नहीं दिया होता है, राइट? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आपको ये नहीं दिया, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं गिवन होता क्वेश्चन में। इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, हम इसमें दे देते हैं आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट। तो सिर्फ आप ऑपरेटिंग सरप्लस को ही मानेंगे कि रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी और प्रॉफिट इसमें ऐड है, राइट? तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म इन फैक्टर पेमेंट्स। इट refers to some total of income from ownership of physical or financial or intellectual property, that is rent, royalty, interest and income from entrepreneurship profit। ओके, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का एक दूसरा नाम है आपका फैक्टर पेमेंट्स का। सिंपल, आपको बस उसके कंपोनेंट याद रखने हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछने, सिर्फ मीनिंग पूछेंगे तो इट्स एनफ। दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, अनदर टर्म यूज्ड इन फैक्टर पेमेंट्स एंड इट इज ऑफ when we include rent, royalty, interest, entrepreneurship profits। तो ये इसका आप डायग्राम भी इस तरह बना सकते हैं, फ्लो चार्ट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वेज इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेस इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। However, it does not arise in the general government sector as it works with the motive of social welfare। Okay, क्योंकि ये आपका क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे तो हमारा मोटिव है, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट अर्न करना, और यहाँ पे क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको बिजनेस में मिलेगा। इट्स बेसिक एम इज टू ऑपरेट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, द सर्विस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आर अवेलेबल for free of cost to the people. So income like rent, interest and profit are nil in general government sector। Okay, so operating surplus does not arise in the subsistence sector also, as the production is meant only for self consumption and there is no marketable surplus। आपको बस इतना याद रखना है, these three four lines। Okay, ऑपरेटिंग सरप्लस अनदर टर्म यूज्ड इन फैक्टर पेमेंट्स। इसको हम कैसे बनाते हैं, तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है कि RIP
मैं रिप बोलती हूँ उसको, ऑपरेटिंग सरप्लस को शॉर्ट फॉर्म में। रेंट, इंटरेस्ट, आर इज फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट। ओके, तो रिप बोलते थे, आर आई पी, देखिए आर आई एंड पी, हमेशा याद रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका क्या आता है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, अब जो लोग बच गए हैं, जो लोग अपना खुद से काम कर रहे हैं और उनकी भी तो इनकम ही होती होगी, वो भी तो इनकम जनरेट करते होंगे, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सो वी जस्ट मेक अ अलग से उसका एक कॉलम है, समझ लीजिए, वो होता है मिक्स्ड इनकम। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा, यानी कि उनका खुद का जो वो अपना कहीं पे क्लिनिक चला रहे हैं, कहीं पे ट्यूशंस चला रहे हैं, कहीं फार्मर खुद अपनी खेती बाड़ी कर रहा है और जो पैसा उसको जनरेट हो रहा है, तो उसको भी तो हमें इनकम में, ओके, हम डोमेस्टिक इनकम तो कैलकुलेट करेंगे ना। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सबका हमें इनकम इंक्लूड करेंगे, तभी तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा ना। सो इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज लाइक रिटेल ट्रेडर्स, छोटे मोटे जो आपको चलते फिरते लोग दिखते हैं ना, छोटी छोटी शॉप्स अपनी खुद की उनकी हैं, वो सामान उसमें रख लेते हैं और फिर उसको सेल आउट करते हैं, उनका भी स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। इट इज द इनकम ऑफ द पीपल हु ओन एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंटरप्राइज यूजिंग देयर ओन फैक्टर सर्विसेज, यानी कि उनके पास खुद की उनकी फैक्टर सर्विस, उनके खुद के अपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज होता है। It is a term used for any income that has elements of more than one type of factor income. Mixed income arises from the productive services of self-employed person whose income includes wages, rent, interest, and profit, and these elements cannot be separated from each other. Okay. For example, the income of a doctor running a clinic at his residence. Okay. तो अब आपका यहाँ पे आई होप इतना मैं कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट हम पार्ट में इसके कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, जो पढ़े हैं उसी का बस फ्लो चार्ट है, लेकिन आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है जब निकालते हैं इसका कैलकुलेशन इनकम मेथड से, इनकम मेथड का जब कैलकुलेशन होता है तो हमें पहले मिलता क्या है, दैट इज एनडीपी एट एफसी हमें कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए हम सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम करेंगे तो हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। और एनडीपी एट एफसी से जब हमें नेशनल इनकम पे जाना होगा, इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ, तो हम इसमें ऐड कर देंगे एनएफआई। ओके, आई होप ये सब चीजें आपको समझ में इतनी आ गई होगी, जब प्रैक्टिकल करोगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ओनली, ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं स्टार्ट करूंगी फिर आपका ये वाला पार्ट, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एनडीपी एट एफसी और डोमेस्टिक इनकम। ओके, ये फ्लो चार्ट है जो मैंने अभी आपको सब बताया ना बस शॉर्ट में, वो अब कैसे आप ऐड करोगे वो यहाँ पे बताया गया है, स्टेप्स एंड देन प्रिकॉशंस। ओके, सो अब आप इसको रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।